नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मेरे साथ श्रेया मौजूद हैं। और लगता है कि श्रेया ने दो चीज़ों पे फोकस किया है, बाजार के मूड पे और फेस्टिवल पे। हैं श्रेया, क्रिसमस मूड पे परे आ गई हैं। बिल्कुल से लगातार 2 दिन से बाजार गिरा हुआ है और सीक्रेट सेंटा भी आज ऑफिस में, तो मैं सोचा ओके लेट्स चूज रेड टुडे। दैट्स गुड। मैं अपनी टाई का रंग भी आज लाल रंग की लेके आया था, क्योंकि मेरे को सॉफ्टनेस नजर आ रही थी आज श्रेया। और मार्केट से डे लो दिन के निचले स्तरों पे हम ट्रेड कर रहे हैं। बट एक चीज़ है कि आज जहां सेकेंडरी मार्केट सॉफ्ट हैं और बाजार डे लो पर अभी भी ट्रेड कर रहा है, प्राइमरी मार्केट में काफ़ी एक्शन है। आज 3 लिस्टिंग बेहद शानदार रही, सो एटलीस्ट फॉर प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टर्स ये दिन एक अच्छा दिन है। और रही बात, चलते हैं थोड़ा क्रिकेट की तरफ, तो मैच कम रोशनी के चलते बाधित है, ये भी अच्छा है। चलिए अब एक काम करते हैं, श्रेया कुछ प्रश्नों का उत्तर जुटाएंगी आपके, और मैं कुछ थोड़ा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बातचीत करूंगा, एक मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे मोबिक्विक की, और साथ ही साथ कुछ दिलचस्प प्रश्न इस कार्यक्रम में आपके लिए आज इंतजार कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की अब तक की सुर्खियों से। बाजार में आज एक बार फिर से जोरदार मुनाफा वसूली। निफ्टी इस वक्त दिन के सबसे निचले स्तरों पर ले लगाया करीब 24,250 का लो। निफ्टी बैंक भी 20 डे मार्क नीचे फिसला। सिर्फ फार्मा में इस वक्त मजबूती कायम। सरकारी कंपनियां और बैंकों में सबसे ज्यादा दबाव, 1% फिसले दोनों सेक्टर इंडेक्स। 2% से ज्यादा फिसले आरईसी, गेल, हेल और पावर ग्रिड। साथ ही कैपिटल गुड्स और एनबीएफसीज में भी गिरावट। कमजोर बाजार में मजबूत फार्मा शेयर, करीब 7% उछला निफ्टी फार्मा इंडेक्स। वायदा के 5 में से 4 टॉप गेनर्स फार्मा से, 2 उछले डॉक्टर रेड्डीज और अरविंदो फार्मा में करीब 2% तक का उछाल। 3 नई कंपनियों का दमदार आगाज। मोबिक्विक और में निवेशकों का पैसा हुआ करीब डबल। विशाल मेगा मार्ट भी इश्यू प्राइस के मुकाबले 41% ऊपर लिस्ट। साई लाइफ साइंसेज भी 20% प्रीमियम पर लिस्ट। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, इंडेक्स का चेक लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। और इंडेक्स को अगर आप देखें तो इस वक्त डे लो के हम नज़दीक ही ट्रेड कर रहे हैं। देखिए कोई सब्सटेंशियल परिवर्तन नहीं है। और जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है, करीब 52,371 पे। दैट मीन्स आज निफ्टी डिसाइसिवली शुक्रवार के लो को अगर आप प्रोजेक्ट करें, शुक्रवार का लो बैंक निफ्टी का क्या था, अ ट्रेजेक्ट्री आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट्स डाउन अबाउट फ्रॉम 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मानस हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। मानस, आज कंप्लीट ब्रेकडाउन है, मतलब आप समझ लीजिएगा कि आपने निफ्टी पे सारे एवरेजेस के क्लस्टर को छोड़ दिया, आपने निफ्टी बैंक पे 20 डे मार्केट क्लस्टर को छोड़ दिया। व्यू क्या है आपका इंडेक्स पे इस वक्त? तो वीरेंद्र जी देखिए, ये सही है कि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे निफ्टी फिसला है, लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो 3 तारीख को इनवर्स हेड पैटर्न का नेकलाइन ब्रीच हुआ था, जिसको करीब 4 दिन पहले निफ्टी ने टेस्ट किया था, जब जिस दिन इंटरडे सेशन में हमने गिरावट देखी थी, एग्जैक्टली नेकलाइन पे सपोर्ट लिया। और अब वो जो नेकलाइन है वो आती है 24,150 24,125 की रेंज में। मेरे ख्याल से जब तक वो लेवल ब्रीच ना हो, 24,100 के नीचे निफ्टी बंद ना हो जाए, तब तक आपको बहुत बेरिश होने की जरूरत नहीं है, होपफुल रहने की जरूरत है कि अगर ये नेकलाइन पे सर्वाइव करेगा निफ्टी तो फिर से रैली रिज्यूम हो जाएगी और वापस आपको 25,000 25,200 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। हालांकि फ्रेश खरीदारी अब तभी करें जब 25,450 माफ करिएगा 24,450 के ऊपर निफ्टी निकले, उसके बाद ही फ्रेश खरीदारी करेंगे। लेकिन ये सही है कि यहाँ पर बेरिश नहीं होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा और आपका जो ध्यान है वो 24,100 के लेवल्स पे जरूर होना चाहिए। ठीक है, मानस जी कुछ सवाल लेते हैं और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया से हमारे साथ जुड़ रहे दीपेंद्र दुबे जी सीडीएसएल पे पूछ रहे हैं, ये स्टॉक आज हालांकि बाजार भी दबाव में, इस पे भी दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन 1 महीने में इसने 30% का रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को, क्या करना चाहिए? सवाल ये। देखिए श्रेया जी, यहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ दिखती है, कहीं पर कोई रिवर्सल का साइन नहीं है। हालांकि कंसोलिडेशन है लेकिन रिवर्सल का साइन नहीं है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि 3 हफ्ते पहले स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे दिया था, जिसके टारगेट 2100-2150 रुपए तक के आते हैं। मेरे ख्याल से सीडीएसएल में बने रहना चाहिए और स्पेशली जब तक 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। तो 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 1890 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन में बने रहना है। 1980 रुपए के ऊपर आपको 2150 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है।
1890 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सर गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। हेलो अमित जी, अमित जी आपको आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, सर मेरे पास LIC हाउसिंग फाइनेंस के 110 शेयर हैं 690 के रेट पे। तो सर 3 से 6 महीने के बीच में मुझे मतलब क्या सर ये देगा प्रॉफिट? ठीक है सर, LIC हाउसिंग फाइनेंस में क्या करना चाहिए? आज ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आई थी सिटी की, अच्छा खासा टारगेट इसका दिया गया है, 851 रुपये प्रति शेयर का टारगेट है एक ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट से। क्या करना चाहिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में अमित जी को? तो देखिए 400 अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा। ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा था। कल के आज के सेशन में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। 605 का एक सपोर्ट था, प्राइस सपोर्ट था, जिसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। पैटर्न नेगेटिव है, उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आपको 570 या 565 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय में कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर एक बार लॉस बुक कर लेना बेहतर आइडिया है, और फिर से आप फ्रेश खरीदारी करिए, फिर से एंट्री करिए 645 के ऊपर। बट फिलहाल के लिए क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए मेरे हिसाब से कोई भी उछाल जो कि 620-25 के आसपास हो, तो वहां पर एक बार निकल जाए और 20 रुपए 25 रुपए का रिस्क ले ले, 645 के ऊपर फिर से खरीदारी कर ले। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल एनालिसिस बताई। 645 के ऊपर एक बार फिर से खरीदारी करने की सलाह है इस पर्टिकुलर काउंटर में। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और सवाल ग्रीव्स कॉटन पे पूछ रहे हैं प्रभाकर जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बराबर है, ग्रीव्स कॉटन के ऊपर है। कब से ले रखा है आपने, क्या टाइम फ्रेम? आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ले रखा है या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। ठीक है, 6 से 1 साल के लिहाज से ग्रीव्स कॉटन में क्या राय रहेगी आप? सर मानस जी, क्या राय रहेगी इसमें? तो देखिए शेयर जी, स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है, स्पेशली पिछले करीब 3-4 हफ्ते तो काफी बेहतरीन रहे हैं स्टॉक के लिए। स्टॉक ने 2022 के हाईज को टेस्ट किया, उसके बाद हम कंसोलिडेशन पिछले 5-6 दिनों से देख रहे हैं। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और अब अगर ये 260 के ऊपर निकलेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 290 और उसके ऊपर 315। ये 2 टारगेट आप बिल्कुल सेट कर सकते हैं। बने रहिए पोजीशन में। स्टॉप लॉस को थोड़ा सा डीप लगाइए, क्योंकि एक शार्प रैली देखने को मिली थी, तो थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। इसलिए 219 रुपए के स्टॉप लॉस से ग्रीव्स कॉटन में बने रहने की सलाह रहेगी। ओके, ग्रीव्स कॉटन पे ये राय है मानस जी की। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को बदलते हैं। आपको याद होगा, और रोज़ बरोज़ इस सेगमेंट पे हम ग्रो और CNBC आवाज़ की आई थिंक एक खास पेशकश जिसको लेकर हम रोज़ बातचीत करते हैं, और चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, उसके विभिन्न विकल्पों से और जो उसमें दिक्कतें होती हैं और कुछ महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, उससे आपको अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस कड़ी में आज एक दरअसल इस कड़ी को हमने यहाँ पे इसलिए इनिशिएट किया है, स्टार्ट किया है। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न आया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। वो मैं आपको प्रश्न जरा सुनाता हूँ पढ़ के, उसके बहुत वाजिब प्रश्न है, मानस उसका जवाब भी देंगे। ये प्रश्न है सुनील पंडिका साहब जी का, और मानस ये बिल्कुल सही है। इनफैक्ट मैंने अपना करियर जब डीलर्स की तरफ स्टार्ट किया था, ये चीज़ें फील करता था। प्रश्न सुनिए। मैंने नोटिस किया है कि अक्सर एक्सटेंडेड मूव्स का पीछा करने में मैं फंस जाता हूँ, स्पेशली जब कोई न्यूज़ फ्लो होता है, कोई बड़ी खबर आती है। सडन मार्केट मूव्स के दौरान ये सोच कर कि मैं कोई मौका मिस ना कर दूं, लेकिन अचानक लिए सौदे में, एंड स्पेशली मानस जब हम कोई मार्केट में सौदा लेते हैं, जैसे प्राइस ऊपर है, मैंने मार्केट एक सौदा ले लिया, वहीं से ट्रेड रिवर्स हो जाता है। ऐसी टेंडेंसी से बचने के लिए क्या करें? मानस, ये बात आपने नोटिस की है? मार्केट में एक बार सौदा मार के ले लो, उसके बाद टॉप बन जाता है। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। तो देखिए इसका एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आपको मार्केट के पहले और मार्केट के बाद अपना रिसर्च स्ट्रांग रखना चाहिए, आपकी एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए। मार्केट ओपन होने के पहले ही अपना ट्रेडिंग प्लान बना लें, और ध्यान रखें अगर आप मूविंग एवरेज के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं, पैटर्न्स के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं, ऑसिलेटर्स के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो प्लान आपके पास होना चाहिए कि अब अगर ये लेवल्स ब्रेक होंगे, इस तरह के मूविंग एवरेज के पैटर्न होंगे या चार्ट्स पे पैटर्न होंगे, तभी आप ट्रेड लेंगे। तो अगर आपने पहले मार्केट ओपन होने के पहले प्लान बना लिया है, तो शायद ये जो फंसने का जो चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं। तो आप पहले से एंट्री तय कर लीजिए, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड बहुत जरूरी है। देखिए रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान रखिए, जब आप ट्रेड ले रहे हो तो ध्यान रखिए कि रिवॉर्ड आपके फेवर में हो, एटलीस्ट 1:2 का। ₹1 का आप रिस्क ले रहे हैं तो ₹2 का रिवॉर्ड जरूर होना चाहिए।
तो ये 2-3 चीजें याद रखें और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें। अगर आप अगर एक कोई न्यूज के चलते कोई फास्ट मूव आपको स्टॉक में देखने को मिले, तो आप ध्यान रखिए कि आपने मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के पहले प्लान क्या बनाया था और उस प्लान पे ही फोकस करें। और जैसा मैंने पहले आपको बोला कि मार्केट के बाद का रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जो ट्रेड लिए हैं उसमें आपने कहाँ गलतियां की हैं तभी पता लगेगा जब आप अपने ट्रेड को वापस एनालाइज करेंगे, चार्ट्स पे एनालाइज करेंगे। तो ये 2-3 चीजें कर ले। मेरे हिसाब से मार्केट ओपन होने के पहले और बाद वाला रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज से बचने के लिए। देखिए, मार्केट ओपन होने से पहले और ओपन होने के बाद दोनों मार्क कर लें। बट स्पेशली मानस, मैं एक चीज़ दिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए जस्ट फॉर इंस्टेंस आप एक बार ल्यूपिन का इंट्राडे चार्ट लेके आइए। ल्यूपिन करीब 0.2% ऊपर है, आज का इंट्राडे हाई 20 डे में है। अब ये 2% है आज के ट्रेडिंग पैटर्न के मुताबिक, ये आज का सबसे स्ट्रॉन्ग मूवर है एंड इट्स ऑलमोस्ट अप अबाउट आई थिंक 2%। मान लीजिए एक ल्यूपिन में खबर आती है, एक सकारात्मक खबर, पॉजिटिव खबर, स्टॉक चलना शुरू करता है। ये जो नॉर्मल तेज़ी है 2% की है, इसके ऊपर मैं कितना जा सकता हूँ? मतलब मैं और वैल्यू एट रिस्क कितनी रखूँ जहाँ से आप रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इंट्राडे ट्रेड के लिए? तो देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 5% के ऊपर के मूव बहुत ही ज्यादा कम आते हैं इंट्राडे सेशन में। तो जब 5% या 4% के आसपास अगर आपके ऑलरेडी मूव स्टॉक में आ गया हो, तो मेरे ख्याल से इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर न्यूज आई है और आपको पैटर्न पॉजिटिव लग रहा है तो आप पोजिशनल ट्रेड ले लें, वहां पर आपके जो स्टॉप लॉसेस को ध्यान रखें और फिर आप टारगेट उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इंट्राडे में अगर 4% का मूव आ गया है तो उसके ऊपर 1% और शायद 5% हो जाएगा, उसके ऊपर शायद 5.5% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन 5% के ऊपर के मूव कम मिलते हैं मार्केट में, तो वहां आपको प्रोबेबिलिटी फेल होने की ज्यादा हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें, जहां पर बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है वहां पर इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड ना ले, एनालाइज करें स्टॉक को पोजिशनल के हिसाब से, फिर ट्रेड लें वहां पर। याद रखिएगा, इंट्राडे ट्रेड स्पेशली जब कोई न्यूज़ फ्लो आए उसके बाद मतलब 5% से ऊपर की कल्पना ना करके चलिए। और थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा डे ट्रेड के पर्सपेक्टिव से और न्यूज़ फ्लो के जो ट्रेड्स होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये पेशकश ग्रो की और CNBC आवाज़ की पसंद आई होगी। फिलहाल आपके ये प्रश्न और हमारे उत्तर, इनका क्रम जारी रखेंगे और शेयर भी रहेंगी। निफ्टी क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे? इट्स 24293, थोड़ी रिकवरी है डे लो से। आई थिंक 24226 का लो था डे लो, तो वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली हम करीब 80 पॉइंट रिकवर होकर ट्रेड कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और आज की एक और लिस्टिंग यानी मोबीक्विक, इनकी मैनेजमेंट से बातचीत करने की कोशिश करेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में और सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक और कॉलर देवेंद्र जी। सर गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। जी सवाल आपका। मेरा सवाल जिनका सवाल है अडानी पार पे पूछ रहे हैं मानस जी। अडानी पार की अगर बात की जाए तो 6 महीने में इसने 30% से भी कम का 30% ये टूटा है, नेगेटिव रिटर्न दिया है इसने 6 महीने में। क्या करना चाहिए अडानी पार में? देखिए, अडानी पार के पैटर्न की बात करें तो वो थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, क्योंकि रिकवरी के बाद भी 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है। और ध्यान रखिए, ये जो 600 का स्तर है बहुत ही क्रूशियल है स्टॉक के लिए। उसके ऊपर जब तक ना निकले, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज आता है, 50 वीक मूविंग एवरेज आता है, 200 डे और 100 डे मूविंग एवरेज आते हैं, तब तक यहाँ पर बुलिश ना रहे तो बेहतर रहेगा। फिलहाल के लिए एक स्टॉप लॉस लगा ले 499 का, उसके नीचे जाए तो आपको स्टॉक से निकलना पड़ेगा। ठीक है, चार्ट्स अच्छे संकेत दे नहीं रहे अडानी पार के। 499 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें रहे और उससे अगर नीचे जाता है तो एग्जिट की सलाह है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। मधुसूदन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग सर, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग। मेरे पास मधुसूदन सुमी वायरिंग का 115 शेयर से एट द रेट ऑफ 61.50 सो और 100 मोर में ऐड करना चाहता हूँ इस पे, तो अभी राइट टाइम है क्या अभी ऐड करने के लिए? क्या करना चाहिए सर? संवर्धन मदरसन पे इनका सवाल है, राइट टाइम है ऐड करने के लिए, एवरेजिंग की सलाह है कि नहीं? देखिए, इन्होंने ओके मदरसन वायरिंग की बात की आपने। ओके, मैं एक बार चार्ट निकाल लेता हूँ। मदरसन सोमी जी, माफ करिएगा, मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ शेयर जी इसके। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं और दोबारा इस पर हम रुख करेंगे। ठीक है, सरोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग सरोज जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सर, अपना सवाल पूछिए।
सर मेरे पास ONGC का 300 शेयर है सर, 300 का, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी हाल फिलहाल ही लिया सर 133 का 400। तो सर इसमें लॉन्ग टर्म का मेरा नजरिया है, मिनिमम 2 साल का, तो क्या करेंगे? ठीक है सर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर सवाल है इनका, और लिस्टिंग हाल फिलहाल के 16 सितंबर को लिस्ट हुआ था, उसके बाद से लिस्टिंग से ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 150 पे लिस्ट हुआ था, 128 पे ट्रेड करना है, क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिहाज से अभी होल्ड है ये स्टॉक? देखिए, चार्ट पे बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, तो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म का व्यू देना मुश्किल है मेरे लिए, बट फिर भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से 125 पे एक सपोर्ट है। अगर 125 के नीचे जाएगा तो उसके नीचे 15-20 रुपए का डाउन साइड आपको और देखने को मिल सकता है। मेरी राय रहेगी कि 124 रुपए के स्टॉप लॉस से आप स्टॉक पे बने रह सकते हैं, लेकिन अभी तक का शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर की बात करें तो वो बहुत पॉजिटिव नहीं लगता है। श्रेया जी, आपने मदरसन सुमी वायरिंग की बात की थी, तो वहां पर भी मेरे पास चार्ट सिस्टम है, तो मैं आपको व्यू दे सकता हूँ। तो ध्यान रखें, यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, 58 पे एक सपोर्ट बन रहा है। अगर 58 के नीचे गया तो दिक्कत आएगी, लेकिन अगर 58 के ऊपर ट्रेड करता रहे और वापस 66 के ऊपर निकले तो वो इनवर्स हॉरिजॉन्टल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। इसके टारगेट 74 रुपीज के आसपास के आते हैं। मेरी राय में 58 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहना चाहिए। तो मदरसन सुमी में 58 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है, उसके नीचे अगर जाता है तो फिर एग्जिट की सलाह है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ONGC पे भी सवाल है। ONGC स्टॉक कैसा लग रहा है? 301 की खरीद है हमारी व्यूअर की, और क्वांटिटी इनकी 300 की है। सरोज कुमार जी ही पूछ रहे हैं। देखिए, अगर पैटर्न की बात करें तो पैटर्न पॉजिटिव नहीं है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बन रहे हैं, और सपोर्ट भी काफी दूर है। 215 पे लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक सपोर्ट है। मेरे ख्याल से कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, ये पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग की मिलती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की मिलती है, तो वो करके निकल जाए। लेकिन ONGC ने कभी भी बहुत बड़े रिटर्न्स लंबे टाइम में नहीं दिए हैं, तो मेरे ख्याल से ये पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है। लेकिन आप बने रहना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, आपको एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लगाना है 240 रुपए का, उसके नीचे जाए तो निकल जाए स्टॉक से। ठीक है, 240 का शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लगाकर आप ये रख सकते हैं। हालांकि कोई अच्छे खासे रिटर्न्स ने दिया नहीं है, और सरकारी कंपनी, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे स्टॉक्स में आते हैं जहाँ पे हैम्पर होता है ये। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं SC गुप्ता जी। सर गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, HDFC के 150 शेयर्स हैं और ये 1548 की रेट में मैंने लिए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ 2100 तक का टारगेट जो पहले बता रहे थे CNBC आवाज पर, वो कब तक मिल जाएगा इसका टारगेट? ठीक है। और एक चीज और पूछना चाह रहा था कि गोदरेज प्रॉपर्टी प्रेजेंट उस पर रेट पर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ठीक है, शुरुआत आपके HDFC बैंक से करते हैं। HDFC बैंक ने सर ये वापस आया है, बाहुबली रिटर्न, हमने ये खबर भी की थी, और 1800 के ऊपर अभी कामकाज कर रहा है। 1548 इनकी बाइंग है। 2100 का टारगेट क्या लगता है ये अचीव कर पाएगा, और कब तक, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, अभी कुछ मेरे ख्याल से पिछले मंथली स्टॉक ने लॉन्ग टर्म चार्ट पे, मंथली चार्ट पे एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। बड़ा कंसोलिडेशन था, तो अब जब ब्रेकआउट देखने को मिला है तो मूव भी शायद बड़ा आएगा। शायद 2150 रुपए तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। तो टाइम फ्रेम बड़ा रखे, 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम रखे। कभी कोई करेक्शन मिले तो वहां पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी, लेकिन अब आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है 1674 का। 1674 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, गिरावट पे खरीदारी करिए, और 2150 के टारगेट सेट करिए। खरीदारी और 1674 का स्टॉप, जी बिल्कुल। ओके, HDFC बैंक भी आपका ठीक था। मीनवाइल चलिए अब एक थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं और आज की लिस्टिंग मोबीक्विक की मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। बेहद शानदार लिस्टिंग रही है, 270 रुपये के इशू प्राइस के अगेंस्ट। अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 279 के अगेंस्ट, ऑलमोस्ट इस वक्त 503 पे ट्रेड करता हूँ मोबीक्विक। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरपर्सन उपासना ठाकुर मौजूद हैं। उपासना जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई एक शानदार लिस्टिंग के लिए। गुड, आई थिंक वेल्थ क्रिएट करिए आपने आज, एटलीस्ट इनिशियली अपने इन्वेस्टर्स के लिए। मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली हालांकि बात हमारी पहले भी हुई है, लेकिन मैं थोड़ा सा और आज इस अवसर पे, लिस्टिंग के अवसर पे बातचीत करना चाहूँगा। दो मुख्य अगर आप देखें अंश हैं आपके टोटल रेवेन्यू के, और बॉटम लाइन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज हो या फिर पेमेंट सर्विसेज।
आज की तारीख में जो हमारा इकोसिस्टम है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं और जिस प्रकार से शॉपिंग के लिए या सर्विसेज के लिए पे कर रहे हैं, स्पेशली ये जो आपका पेमेंट सर्विसेज डिवीज़न है, ये रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और आगे जाके लगभग 1-2 साल के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे आप क्या ग्रोथ देख रही हैं, एंड स्पेशली इस पे जो मार्जिन्स हैं वो किस ट्रैजेक्टरी में जाने की उम्मीद है आपको? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे होस्ट करने के लिए। मुझे आज बहुत ही खुशी हुई है। कंपनी की अभी अभी लिस्टिंग हुई है और जो 16 करोड़ हमारे कस्टमर्स हैं और जो 40 लाख हमारे मर्चेंट्स हैं और अब जो हमारे हजारों शेयर होल्डर्स बने हैं इस आईपीओ के द्वारा, उनका जो हमारे पे उन्होंने जो विश्वास किया है, जो लिस्टिंग को और आईपीओ को इतना शानदार बनाया है 100x हर कैटेगरी में करके, और आज भी जैसे कि आप कह रहे हैं लिस्टिंग की शुरुआत बहुत शुभ और अच्छी हुई है, देख के दिल को बहुत प्रसन्नता हो रही है। 15 साल की हमारी मेहनत रंग ला रही है। मुझे और मेरे टीम मेंबर्स को तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं, ये घड़ी हो चुकी है। तो पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न का जवाब मैं देना चाहती हूँ। देखिए, मोबीक्विक पिछले 15 सालों से डिजिटल पेमेंट्स की कंपनी बना रहा है। मोबीक्विक वॉलेट के 16 करोड़ कस्टमर हैं इंडिया में, और वॉलेट के द्वारा आप क्यूआर कोड स्कैन करके कहीं भी पे कर सकते हैं। आप कोई फिजिकल दुकान में पे कर सकते हैं, आप कोई ई-कॉमर्स ऐप पे कर सकते हैं, आप मोबीक्विक ऐप पे बिल पेमेंट कर सकते हैं, और यही हमारा पेमेंट सर्विसेज बिजनेस है। और जो कि जून के क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 50% हमारा रेवेन्यू पेमेंट से ही आता है। ये हमारा फाउंडेशन बिजनेस है। इसी बिजनेस के द्वारा हम नए नए कस्टमर्स को हमारी ऐप पे जोड़ते हैं और नए नए मर्चेंट्स को भी हमारी ऐप पे जोड़ते हैं। अब जब ये कस्टमर्स हमारे क्या कहते हैं रिपीट कस्टमर्स बन जाते हैं, मतलब बारी बारी हर हफ्ते हर थोड़े दिनों में हमारी ऐप यूज करते हैं, तब क्योंकि हमने कस्टमर्स का पूरा केवाईसी भी किया है बैंक के जैसे, तो हमारे पास उपलब्धि होती है कि हम इनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी क्रॉस सेल करें। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में हम बैंक्स, एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इन सब के साथ और इंश्योरेंस कंपनीज, इनके सब के साथ टाई अप करके इनके प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे ऐप पे। तो इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट बिजनेस बोलते हैं। एंड अगर आपको मैं दूसरी तरीके से समझाऊं तो पेमेंट्स हमेशा से हमारा फाउंडेशन था, है और हमेशा ही रहेगा। तो ये सॉर्ट ऑफ बेस रेवेन्यू है, या अगर आप केक की तरह सोचे तो ये केक का बेस है, और उसके ऊपर जो क्रीम है, जो फ्रॉस्टिंग है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट बिजनेस। तो पेमेंट्स बिजनेस में हमारा मार्जिन रफली 20% रहता है, और हम दुनिया कहती है कि पेमेंट्स में इंडिया में पैसा नहीं बनता, बट हम बनाते हैं। हमारे पिछले 4 साल के नंबर हमारे प्रोस्पेक्टस में हैं, आप देख लीजिए। हम हर बार पेमेंट्स में करीबन 16% से 20% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनाते हैं या ग्रॉस मार्जिन बनाते हैं, विच इज रेवेन्यू में से डायरेक्ट कॉस्ट निकाल दें तो फिर भी प्रॉफिटेबल है पेमेंट्स बिजनेस। और इसके बाद हम वो यूजर्स को जब फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें से हम हायर मार्जिन बनाते हैं। तो ब्लेंडेड बेसिस पे कंपनी 30% या 32% मार्जिन बनाती है अपने रेवेन्यू से, और उसके नीचे हमारा फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 साल से गिरता ही जा रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। पहले 47% होता था, फिर 33% था, अब 30% हो गया है। तो आने वाले सालों में जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा, कॉस्ट उतनी तेज नहीं बढ़ेगी, घटती जाएगी, और वहीं बीच में कंपनी का एबिडा मार्जिन बनेगा। ओके, अच्छा, ये फाइनेंशियल सर्विसेज जो है मैम आपके यहाँ, जो एग्जैक्टली अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं आप वहाँ पे, यहाँ पे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स पे उनकी एक्सेप्टेंस क्या ज़्यादा अच्छी होती है, और ये आम आपके टोटल रेवेन्यू मिक्स में थोड़ा सा और कैपिटलाइज करे, इस बात की कितनी संभावना रखती है आपको? आपको अपना प्रश्न रिपीट करना चाहिए, सॉरी मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ एग्जैक्टली ये जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं जो पेमेंट सर्विसेज मॉडल में होते हैं, वो इन फाइनेंशियल सर्विसेज को कितने अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर पाते हैं, और दूसरी बात ये है जो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज आम रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू मिक्स में और कितना कैपिटलाइज कर पाएगा? जैसे कि आप कह ही रही हैं कि वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी है, कितना कैपिटलाइज करेगा ये टोटल रेवेन्यू मिक्स में आने वाले कुछ क्वार्टर्स में? हाँ बिल्कुल। देखिए, अभी तो हम जून के क्वार्टर के नंबर्स जो हमारे हैं प्रोस्पेक्टस में अगर आप देखेंगे तो 50% रेवेन्यू आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट से, और 50% आ रहा है पेमेंट से। तो
हम फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बट इस साल हमारा पेमेंट्स बिजनेस भी बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। मोबीक्विक इस साल इंडिया का लार्जेस्ट वॉलेट बन चुका है आरबीआई के डेटा के हिसाब से। तो हमारा पेमेंट्स बिजनेस क्योंकि फास्ट ग्रो कर रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेमेंट्स का कंट्रीब्यूशन हायर रहेगा एटलीस्ट करंट ईयर में। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में जब हम आते हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं कुछ मोबीक्विक के मोबीक्विक जिप ईएमआई जो कि क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं कंज्यूमर के लिए। इसमें करीबन 60 लाख कस्टमर्स पिछले कुछ सालों में ये प्रोडक्ट्स हमारे से अवेल कर चुके हैं। तो आप देखेंगे कि 16 करोड़ हमारा ओवरऑल कस्टमर बेस है, उसमें से सिर्फ 60 लाख को हम ये प्रोडक्ट्स दे चुके हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो करीबन 30 लाख कस्टमर हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल बेस में से काफी छोटे परसेंटेज लोगों को अभी हमने ये सेवाएं पहुंचाई है। अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। इनफैक्ट हमारे प्रोस्पेक्टस में हमने पैसे भी इसीलिए उठाए हैं कि हम इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएंगे। तो हमें आशा है कि हम आगे पेमेंट्स में भी आगे फास्ट ग्रो करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन में हम नए नए प्रोडक्ट्स भी लेके आएंगे। श्री मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और एक बार फिर से आपको शानदार लिस्टिंग के लिए शुभकामनाएं। और जब अगली बार अपने नंबर्स रिपोर्ट करेंगे तो आपसे फिर मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे। और एक बार फिर से आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं इतनी शानदार लिस्टिंग के लिए। आपकी स्क्रीन पे मोबीक्विक आके ट्रेड करता हुआ इज एट 506 ऑलमोस्ट एट डे है एंड शानदार लिस्टिंग के बाद मार्केट्स एट डे लो 24244 दिन के सबसे निचले स्तरों पर और हम ट्रेड करते हुए, और निफ्टी बैंक करीब 52,319 डे लो पर ट्रेड करते हुए। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने, सभी प्रश्नों के जवाब दिए। और श्रेया और मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे अगली मुलाकात होगी आज 12 बजे फ्यूचर एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।